honored to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में अंकित शाह जी, आपके चिर परिचित। आपका स्वागत है अंकित जी। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो इस समय तो बहुत मामला हॉट चल रहा है और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, मंदिर इकोनॉमिक्स, वो पूरी तरह से मूर्त रूप ले रहा है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे किसी दूसरे विषय पर जी। और वो विषय है, इस समय एक बातचीत ये चल रही है कि भाग बाइडन मैक्रों आया जी, और कतर भी पीछे पीछे आया। ये क्या है? देखिए संजय जी, हमें पहले ये समझना है कि जब कभी जो जियोपॉलिटिक्स वेस्टर्न कलेक्टिव ने चलाई, जहाँ पे विरोध किया गया भारत के रिश्तों का रशिया के साथ, तब आपने पाया कि फ्रांस वाला जो एक थर्ड पोल जैसा आप मान सकते हैं, राइट, जियोपॉलिटिक्स में, उसको भारत प्रिफर करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप जानते हैं कि P5 में से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P4 नेशंस पे अब हम एक्टिव होके चलते हैं। तो एक दौर था जब खाली रशियन वीटो का सपोर्ट लेके हम चलते थे, जब वो सोशलिस्ट गवर्नेंस की पॉलिसीज़ रही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हमने पाया है कि P5 में से P4 को हम एंगेज करके चलते हैं जियोपॉलिटिकली। तो जब कभी हमें लगता है कि किसी एक के साथ बैलेंस डगमगा रहा है, तो ऑब्वियस है कि हम फिर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्स खोज लेते हैं। और मैक्रोन आप जानते ही हैं कि एक डायरेक्ट उनका पर्सनल रिलेशनशिप अब सेट हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। और डिफेंस डील में आप जानते हैं कि जब हमें बार बार वहाँ से ऑफिशियली बताया जाता था कि S-400 डील आप नहीं कर सकते, आपको सैंक्शन किया जाएगा, और फिर आप जानते हैं कि कैसे F-16, F-18 की बातें चलना शुरू हो गई। लेकिन फिर सिलेक्शन जो हुआ राफेल का हुआ, राइट। तो जियोपॉलिटिकली आप सिंबोलिज्म कह सकते हो कि जो ये और उसको लेके जो है, जो वहाँ के जो वेस्टर्न टूल किट हैं, वहाँ यहाँ के चेलों को उन्होंने ट्रिगर भी किया, बहुत ट्रिगर किया। तो एक टूल किट वाला नैरेटिव तो चलता ही है, आप जानते हैं। लेकिन ये एक बात क्लियर है कि राफेल्स का दूसरा ऑर्डर्स जो अपना जानते ही आप, नेवी वाला एक पूरा ऑर्डर होना ही है। और उसके अलावा भी एक ट्राइलैटरल बैठ चुका है बिटवीन UAE, फ्रांस एंड भारत। इस ट्राइलैटरल में UAE ने भी राफेल्स का ऑर्डर दिया है। तो ओवरऑल जब हम ये डिकेड में जाएंगे तो हमको पता लगेगा कि बहुत पॉसिबिलिटी है जॉइंट प्रोडक्शन टेक ट्रांसफ़र की भारत में। MRO तो हो ही गया। हाँ, MRO तो हो ही गया है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हो सकता है UAE का पूरा ऑर्डर मैन्युफैक्चर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। UAE ने कितने का ऑर्डर दिया? इन्होंने आई थिंक 28 से 36 के आसपास है, पर हो सकता है बढ़ाया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इवेंचुअली हम ये जानते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे फाइनेंशियल रीसेट हम प्रेडिक्ट करते हैं, आप जानते हैं कि इसमें फिर ग्लोबल पॉलिसिंग का रोल वेस्टर्न कलेक्टिव का कम होने जा रहा है। तो कोई अगर खाली कर रहा है जगह, तो कोई वो जगह भरेगा। तो ये सारे इंडिविजुअल नेशंस को अपनी खुद की डिफेंस टेक अब पावरफुल बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट डिपेंडेंसी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसी में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से भी राफेल के ऑर्डर्स के लिए इंक्वायरीज शुरू हो चुकी है। तो बहुत, और एक इंटरऑपरेबिलिटी तो आप जानते ही हैं कि भारत का एक राफेल UAE लैंड होके आया है। जितने भी आए हैं ना सिर्फ लैंड हुए हैं, कुछ का तो UAE की एयरफोर्स ने मिड एयर रिफ्यूलिंग भी किया है, विच इज समथिंग मच मोर देन नॉर्मल डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, जो कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन टू एयरफोर्स। तो ये जो पूरा अलाइनमेंट दिख रहा है,
जिसमें मिडिल ईस्ट, फ्रांस और भारत। क्योंकि रशिया का आप देख रहे हो कि ये जो पूरा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब तक एंड होगा, आप समझ सकते हैं कि उनकी डिफेंस की कैपेसिटीज कॉन्स्ट्रेंट हो जाने वाली है। ओके, तो रशिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉन डिफेंस ट्रेड में हम जाएंगे, तो फिर डिफेंस का कहाँ जाना है? तो एक तो पूरा जो नेगोशिएशन यूएस के साथ चला, स्पेशली इंजन डील पे बहुत सारे नेगोशिएशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि कुछ कॉन्क्लूसिव आ नहीं रहा है, क्योंकि डिमांड हम समझ में आ रहा है कि 100% टैक्स ट्रांसफ़र का डिमांड होगा भारत का, जो अभी डाइजेस्ट होने में टाइम लगने वाला है, अभी और टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए बहुत क्लियर है कि जो जितने दूसरे ऑप्शंस हैं वो मौका क्यों छोड़ेंगे। तो मल्टी रेंज जो एयरक्राफ्ट की हाँ, मल्टी रोल मीडियम रेंज फाइटर जो है, हाँ, उसका टेंडर भी चल ही रहा है। और आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इंडिजिनस ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं डिफेंस के। तो ये बाहर की आर्म्स लॉबी को भी एक सिग्नलिंग जा रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म आप अपना सर्वाइवल देख रहे हो एज अ कंपनी फॉर प्रॉफिट्स, तो भारत एज अ मार्केट यू विल हैव टू गिव प्रायोरिटी। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी भारत को। तो भारत के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। इवेंचुअली अगर आपको ये देखना है कि यहाँ को प्रोडक्शन होके भारत से एक्सपोर्ट होने हैं वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स आफ्टर दिस डिकेड, अगर वो होना है तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन लगेगा। तो एक थोड़ा थोड़ा डाइल्यूशन आप देख पाएंगे धीरे धीरे यूएस गवर्नमेंट के रोल का विथ देयर ओन डिफेंस कंपनीज, क्योंकि आफ्टर ऑल तो प्रॉफिट इज व्हाट मैटर्स, राइट। तो ये बीच का पीरियड है चर्न का, जहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन नेचुरल सा बनता है। अब जहाँ तक प्रेसिडेंट बाइडेन का सवाल है, सब कोई भी बता देगा कि वो नेक्स्ट कैंडिडेट तो नहीं हो सकते। लेकिन ये प्रेसिडेंट बाइडेन का जो इनविटेशन है जी, वो फॉर्मल इनविटेशन तो गया नहीं, कोई इनविटेशन था ही नहीं। ये तो खुद अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी ने तो खुद अनाउंस किया था, जबकि लोगों ने उस पर अपनी जिसको कहते हैं कि दे रेज देयर आईब्रोज, हाँ, कि भाई ऐसा होता नहीं है डिप्लोमेटीज में कि आप जो है वो कि इस तरह की Ambassador कोई बात announce जो करें। है एक अच्छी बात आप पब्लिक को बता दें। हाँ। तो खुद नहीं बताई और खुद ही जो है अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, अरे तो ये क्या मजाक है। देखिए, क्योंकि इनका जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रहा, हर कोई जानता है ट्रांजैक्शनल, तो हर कोई बता ही देता है कि इट इज़ अ ट्रांजैक्शनल मेथड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी इनसे ये हुई है कि एक तो कोई ऑफिशियल इनवाइट था नहीं, वर्बल इनवाइट को ऑफिशियल बोल के उन्होंने बढ़ चढ़ के अनाउंस कर दिया, और फिर जो ये पन्नू वाला पूरा चैप्टर जो पब्लिकली बाहर हो गया ऑफिशियली, तो आई थिंक उसी के चलते भारतीय गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है, थोड़ा स्टेप बैक किया इनविटेशन से और कोई फॉर्मल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया। तो ये तो ऑब्वियस रिएक्शन था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग पढ़ पाए कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मैक्रो जो है उस ब्रीच में एंट्री ले लिया। हाँ, तो यही है, बिकॉज जबकि वो भूल गए थे कि 14 जुलाई को जो बास्टील डे होता है उनका, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया था और उन्होंने अपना हाईएस्ट अवार्ड भी दिया था प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये तो एक तरह से जिसको कहते हैं कि इन्होंने एक डिप्लोमेटिक सुसाइड टाइप का कर लिया अमेरिकन्स ने। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन खुद यूएस में बहुत सारी चैलेंजेस झेल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, इकोनॉमी पूरा गड़बड़ हो रखा है, और जिस प्रकार का अभी आप न्यूज़ देख रहे हो, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प को बार किया गया फ्रॉम इलेक्शन, अब वो अपील डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो सारे जजेस डेमोक्रेट इलेक्टेड या डेमोक्रेट इन्फ्लुएंस वाले जजेस थे जो ये वर्डिक्ट आया। तो और फिर आप विवेक रामास्वामी को जब बोलते हुए देखते हो कि उन्होंने भी विरोध किया कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। और आप देख रहे हो कि सब कोई अब खिल्ली उड़ाता है उनके इंडेक्स और रिपोर्ट्स की,
डेमोक्रेसी इंडेक्स की, जब आप किसी एक्स प्रेसिडेंट को बार कर रहे हो फ्रॉम गोइंग फॉर इलेक्शन। तो बहुत बहुत टमल्टस ये पूरा नेक्स्ट ईयर होने वाला है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, क्योंकि मल्टीपल बड़े कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं। हमारे हैं, यूके के हैं और यूएस का भी है। और इकोनॉमिक टर्म्स से जिस प्रकार का केओस दिख रहा है उस हिसाब से, और वैसे भी वो नहीं होने वाले कैंडिडेट जो मैंने बताया, बाइडेन नहीं हो सकते कैंडिडेट अब नेक्स्ट टर्म के लिए, ना एज वाइज भी नहीं, इवन अदरवाइज। तो अच्छा ही है अगर कैंसल हुआ है इनवाइट और नहीं भेजा गया। और मैक्रोन मेक्स मोर सेंस बिकॉज उनका भी एक पोजिशनिंग स्ट्रांग होगा विद इन फ्रांस भारत के साथ रिलेशंस की वजह से। डिफेंस डील्स तो आप जानते ही हैं, वो तो होगी ही फाइनल। और सिवाय उसके बहुत ज़्यादा एक डिसएन्चैंटमेंट हो चुका है बड़े यूरोपियन पावर्स का ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जहाँ पे आप देख रहे हो क्लियर दिख रहा है यूरोप का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक की जो फैक्ट्रीज है वो बंद हो रही है, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो आपने तो स्टार्टिंग में बहुत नैरेटिव चलाया कि पुतिन के ऊपर कू होने वाला है, पुतिन कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ये लास्ट 24 महीने में जो कुछ भी हुआ है उसमें 7-8 वेस्टर्न गवर्नमेंट्स गिर गई। पुतिन तो वैसे ही है। अभी आपने देखा कि ईयू ने जो है वो अपने इमिग्रेशन रेगुलेशंस में चेंजेस किया है। उनको डर लग रहा है कि अगर वही पुराने रेगुलेशंस कंटिन्यू करेंगे तो सारी की सारी जो ग्लोबलिस्ट जो सरकारें हैं उनकी वो सब चली जाएंगी। हाँ, तो ये और अच्छा वो अग्रीमेंट भी मतलब बहुत ही बदमाशी वाली बात है संजय जी। उस अग्रीमेंट में क्या है, मतलब मजाक सी बात है। वो बोल रहे हैं सब फैल जाओ इल्लीगल्स एक एक कोने में फैल जाओ तो कोई दिखना नहीं चाहिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो बोल रहे हैं हिस्टोरिक ईयू अग्रीमेंट। लेकिन ये जो पूरा चल रहा है इसमें एक बात क्लियर है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो यूरोप है इकोनॉमिकली। बिना वॉर के आपके वेपन्स ख़त्म हो रहे हैं, आपका एम्यूनिशन ख़त्म हो रहा है, और ना सिर्फ ये आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी ख़त्म हो रही है। वेपन्स तो चलो फिर से वापस बन जाएंगे, पर अगर आपका इकोनॉमी का बेस ही ख़त्म हो गया, इंडस्ट्रियल बेस, तो वेपन्स भी आप कैसे परचेस कर लोगे या बनाओगे, राइट? तो एक पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है विद दिस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और आई थिंक फ्रांस को ये समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है कि नाटो के साथ चलने में जितना नुकसान जर्मनी और फ्रांस का और यूरोप का ओवरऑल हो रहा है। तो फ्रांस तो ब्रिक्स में आना चाहता था ना, उनको इनवाइट चाहिए था लेकिन मिला नहीं। और आई थिंक फ्रांस ने ट्राई भी किया वाया भारत कि इनविटेशन मिल जाए ब्रिक्स का, लेकिन आई थिंक ब्रिक्स नेशंस वर वेरी क्लियर कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री को बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो फॉर्मेटिव समिट थी नए एडमिशन के क्राइटेरियाज बनाने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग से पहले ब्रिक्स नहीं चाहेगा कि कोई भी वेस्टर्न एंट्री हो, राइट? पहले सब कुछ डिसाइड हो जाए, फिर हो सकता है कुछ वेस्टर्न एंट्रीज को मेंबरशिप दी जाए। अभी तो कुछ को एंट्री मिल गई है, अर्जेंटीना, इथियोपिया, यूएई, हाँ। सऊदी, ईरान, हाँ 5 जो इजिप्ट, हाँ 6 को एंट्री मिली। हाँ। तो इसके अलावा इनका क्या, किस क्राइटेरिया पे इनको मिली है, आगे का क्या क्राइटेरिया बन रहा है? देखिए अभी टेम्पररी जो 1 जनवरी 2024 से ये जो कंफर्म मेंबरशिप है, इसका प्राइमरी बेस यही लग रहा है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, प्राइमरी ऊपर से ये दिख रहा है। और या तो फिर आप ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन के इर्द गिर्द अलायंस की कंट्री हो, दो में से एक। ओवरऑल क्राइटेरिया ये दिखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपको वर्ल्ड को डी डॉलराइज करना है तो आपके पास टॉप 2 एनर्जी कंज्यूमिंग नेशंस होने चाहिए, जो कि हैं, और टॉप 2 एनर्जी चाइना और इंडिया तो पहले से ही हैं, और टॉप 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेशंस चाहिए।
तो उससे कहीं ज़्यादा ये मेंबरशिप बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि डी डॉलराइजेशन का जो डेस्परेशन है या टॉप रिक्वायरमेंट टू है, प्रोड्यूसर्स एक तो रशिया है, एक सऊदी अरेबिया है, अब यूएई और ईरान एडिशनल। यूएई और ईरान एडिशनल है। जी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है डी डॉलराइजेशन का, उसका अर्जेंसी सबसे ज़्यादा गल्फ को है, बाकी नेशंस को नहीं है। और इसका कारण ये है कि उनका जो लिमिटेड स्टॉक बचा है या स्टॉक का जो रिलेवेंस रहने वाला है फॉसिल फ्यूल का, उस हिसाब से उनको बहुत अर्जेंसी है कि उनके रेवेन्यूज़ कोई ऐसी करेंसी में स्टोर हो जाए जिसका वैल्यू मेंटेन रहे कि जब स्टॉक खत्म हो जाए उसके बाद इस्तेमाल करने के लिए, स्पेंडिंग के लिए, तो सेविंग्स ऐसी करेंसी में हो जाए, चाहे वो मल्टीपल करेंसीज हो या सिंगल इंडेक्स हो, लेकिन कोई ऐसी हो जो स्टेबल हो, विच रिप्रेजेंट सम रियल वैल्यू। तो 15-20 साल बाद जब मार्केट में इस्तेमाल करने जाएंगे तो खर्च कर पाएंगे। तो अर्जेंसी डी डॉलराइजेशन की बाकी कंट्रीज को नहीं है, गल्फ कंट्रीज को ही है सबसे ज़्यादा। तो यही नेशंस ज्वाइन कर रहे हैं जनवरी से, और आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल का ट्रेड शिफ्ट होना शुरू होएगा टू लोकल करेंसीज। हमारा तो एक डील हो ही चुका 14 अगस्त को यूएई के साथ इंडियन रुपीज़ में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये भी देख रहे हो रिसेंट मूव्स में कि भारत ने जितना भी लाइन ऑफ क्रेडिट अगर किसी नेशन को दिया है तो वो भी इंडियन रुपी में दिया। तो ये भी चेंज आप देख रहे हो, जैसे अभी केन्या के जो प्रेसिडेंट थे रूटो, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट आईएनआर में मिला, और वो बहुत ही वोकल होके बता रहे हैं जब रुपीज़ है तो डॉलर का क्या काम है। हाँ। और हमारा जो आपने देखा कि लास्ट ईयर जैसे जीएसटी पे एक्शन हुआ था, जीएसटी में बल्क क्वांटिटी के ऊपर, तभी से पता लग गया था हमें कि एक्सपोर्ट जो है आईएनआर डिप्लोमेसी अब शुरू होने वाली है। तो जैसे आपने देखा वीट पर बैन लगा, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है शुगर पे जो बैन लगा, तो वीट के ऊपर इजिप्ट के साथ इंडियन रुपी में डील होगी, और शुगर के ऊपर केन्या के साथ इंडियन रुपी में डील हो गई। तो कमोडिटीज़ का वेपनाइजेशन अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे रशिया ने ब्लैक सी की ग्रेन डील से विड्रॉ किया, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के टेक्नोलॉजी पे विड्रॉल किया है, बिल्कुल वैसे भारत जो है वीट, राइस, ऑनियन, शुगर, इस पर बैन लगा के डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड के ऊपर बढ़ावा दे रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये सिग्नलिंग चल रहा है रशिया, भारत और चाइना का वेस्ट को, कि अभी तक दुनिया ने खाली डॉलर का वेपनाइजेशन देखा है, जब कमोडिटीज वेपनाइज होगी तो उसका क्या असर होगा। तो ये धीरे धीरे जिस प्रकार के रीसेट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से क्लियर हो चुका है कि कमोडिटीज़ का वैल्यू करेंसी के साथ कुछ लिंकेज बनने वाला है रीसेट में, और उसी के चलते ये जो अभी लेटेस्ट डिक्लेरेशन हुआ है स्टोरेज का, बिगेस्ट एग्रीकल्चर स्टोरेज सिस्टम का, और ये मार्क है उस बात का जो प्रीवियस ब्रिक समिट में एग्री हुआ था, अ न्यू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग सिस्टम, जो वो डिक्लेरेशन में सारे ब्रिक्स नेशन ने साइन किया था। ये स्टोरेज फैसिलिटी उसकी तैयारी चल रही। जी हाँ। तो इस सब में जो है आपका तो ये कहना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप का, वो लोगों को बहुत लग रहा था कि साहब कि अमेरिका से भारत की रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगी। हमारे जैसे लोग जो वो लगातार ये कह रहे थे कि भाई इसको आप इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते अमेरिका के ऊपर। और बाइडेन भी जो है वो हमको भी पता है कि बाइडेन पपेट है, खुद तो कुछ वो कर सकता नहीं है बाइडेन। तो अभी जो ये भारत को प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं ये पन्नू जैसों को प्रॉप अप करके, या फिर हमारे वो पप्पू क्या नाम है उसका टर्डो, मैं उसको टर्डो बोलता हूँ,
तो वो टर्डो को प्रॉप अप करके या इस तरह के नैरेटिव बना के, या फिर जो इनके रेटिंग एजेंसीज हैं उनके थ्रू कोई डेमोक्रेसी इंडेक्स है, वीडेम वाला है, तो ह्यूमन कोई राइट्स। फ्रीडम वाला है, तो कोई रिलीजन वाला है, तो कोई ह्यूमन राइट्स वाला है, तो कोई प्रेस फ्रीडम वाला, ये सारे के सारे जो वो करते हैं। और दे आर अ जोक, क्योंकि भाई वो कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम में अफगानिस्तान इज बेटर देन इंडिया, और डेमोक्रेसी में पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। तो ये इस तरह की बातें, हंगर इंडेक्स, क्योंकि भाई हंगर इंडेक्स ग्लोबल में, हेल्थ इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो श्रीलंका से नीचे है, जिनको हम फूड ग्रेन्स भेज रहे हैं, फूड ग्रेन्स सप्लाई कर रहे हैं जी। ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि जैसे कि जो अमेरिकन डीप स्टैब्लिशमेंट है वो पता नहीं, एक तरफ से तो वो मिलना चाहता है कि नहीं नहीं हम भारत में काम करेंगे, खासतौर से जो डिफेंस पार्टनरशिप है, फार्मा वाले हैं, वो तो सब भारत से मिलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो पूरा का पूरा जो है वो भारत को खींच के रखना चाहता है कि नहीं 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 कहीं ये बाहर नहीं निकल जाए हमसे। देखिए उसके लिए वो टेररिस्ट को भी सपोर्ट करने को तैयार है, पाकिस्तान को फिर से एंगेज करने को तैयार है। जी जी। तो देखिए संजय जी, यहाँ पे हो ये रहा है कि एक तबक्का, एक सेक्शन ऐसा है जो अभी भी 18th सेंचुरी में जीना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि अभी भी एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड का वही डोमिनेशन कंटिन्यू करना है या करना चाह रहे हैं। और दूसरे जो रियलिस्ट होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो रियलिज्म को फॉलो करता है, मेरे को प्रॉफिट कहाँ से मिलना है, मेरे को रेवेन्यू कहाँ से मिलना है, तो एक रियलिस्ट होता है। और एक दूसरा होता है कि भाई मेरा नेशनलिस्ट स्टैंस है, तो मेरा डोमिनेशन नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो चर्न का पीरियड है, जिसमें जहाँ तक मेरी समझ है कि जब तक 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक ये अप एंड डाउन चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा हिकअप्स चलता रहेगा। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप देखोगे कि भारत और यूएस के रिलेशंस रीएस्टैब्लिश हो जाएंगे और काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। मुझे आई एम वेरी पॉजिटिव विद दिस रिलेशनशिप, क्योंकि एक बात हमें समझनी है कि भारत को जो बिल्ड करना है टू अ पावर स्टेटस, इसके लिए रशिया चाइना वाला एक स्फीयर है, लेकिन वो कुछ हद तक कुछ ही एरियाज में आपको कोऑपरेट करके करवा सकते हैं। पर आपका वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशन का बेस है, जहाँ पे वैल्यूज़ आपकी कुछ मैच होती है उनके साथ ज़्यादा कंपेयर टू चाइना और रशिया, राइट। पीपल टू पीपल टाइज की भी अगर आप बात करो तो, और आपका डायस्पोरा, हाँ हमारा डायस्पोरा तो वेस्टर्न कंट्रीज में ही है अधिकतर। डायस्पोरा तो कोई चाइना जाएगा नहीं, ना चाइना ना रशिया। तो ये जो है, और आप जानते हैं कि दीज आर इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल एसेट्स, डायस्पोरा भी, उनको भी ओरिएंट करना। और ये आई थिंक इस पर बात भी हुई थी कि ओवरऑल 2030 के एंड तक हम देख रहे हैं टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम अ वाइट टू अ एनआरआई एंड देन टू अ रेजिडेंट भारतीय। तो आई थिंक उस पर प्रधानमंत्री जी का भी एक स्टेटमेंट आ चुका कि भाई इंडियंस जो हैं वो इस प्रकार के हायर रोल्स के लिए रेडी हो। तो बहुत क्लियर है कि उस डायरेक्शन में हम चल पड़े हैं। दिक्कत थोड़ा फ्रिक्शन रहेगा जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता, और वहाँ की इकोनॉमी जो है जिस पोजीशन में है अभी इस वक्त, तो जब तक क्राइसिस के इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं आ जाते तब तक थोड़ा और डिल्यूशन कंटिन्यू करेगा वो सुपर पावर स्टेटस वाला। राइट कैसा सुपर पावर है जो यूक्रेन को संभाल नहीं पाया, हारे जा रहा है। कुछ दिनों में तो मुझे लगता है अब तो रशिया बड़े मजे ले रहा है कि ठीक है आराम से हरा लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पूरा स्क्रिप्टेड है संजय जी, क्योंकि एक भी वॉर यूएस जीता ही नहीं, जबकि बात ये चलती है कि वेपन्स सबसे हाईटेक उनके पास है, तो आप वेपन्स ले लो उसकी बात चलती है। लेकिन जब कोई पूछे उनको कि आप अफगानिस्तान निकल लिए, वियतनाम से निकल लिए, इराक का कोई कंक्लूजन नहीं, अभी भी कंक्लूजन नहीं, सीरिया में अभी भी चल रहा है, यूक्रेन में भी कोई कंक्लूजन अभी भी नहीं, तो
अभी आगे ताइवान भी होगा। लेकिन वो कह सकते हैं, देखिए हमने लीबिया में जीत लिया, हमने सीरिया में जीत लिया, हमने इराक में जीत लिया। नो कंक्लूजन, चल रहा है, इट्स स्टिल ऑन। तो एक क्लियर आपको समझ में आता है कि कुछ कंपनीज को पैसे राउट होके प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोसेस में, और ऑब्वियसली जो कंट्री जिस पर अटैक हो रहा है उसके रिसोर्सेज की चोरी भी चल रही है, जैसे सीरिया में ऑयल की चोरी चल रही है। तो आई थिंक जब मोटिव्स कुछ अलग ही हो आपके, तो आप वॉर जीतोगे कैसे जब आपको एक्सटेंशन में ही आपका इंटरेस्ट समाहित है। तो मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन यूरोप को भी आ चुका है धीरे धीरे, पब्लिक को, एटलीस्ट पब्लिक को, जहाँ जिनको रियल लाइफ में इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिख रहा है, जिनको रियल लाइफ में ले ऑफ फील हो रहा है कि जॉब चली गई, तो ऑन ग्राउंड लोगों को पता लगने लग गया है कि ये वॉर तो, ये सैंक्शन पुतिन के खिलाफ नहीं है, ये हमारे ऊपर सैंक्शन हो रहे हैं। तो आई थिंक बेचारे यूरोप की तो ऐसी तैसी कर दी, उनकी गैस बंद करवा दी, अब उन्हें जो है महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है। और वो पूरा अब सब टैंकर से निकाल के उनको ज्यादा प्राइस में परचेस कर पूरा रहे हैं। नया लॉजिस्टिकल पूरा उन्होंने सप्लाई चेन बनाना पड़ रहा है, और वही रशियन ऑयल और गैस रीरूट हो गया। सेवरल टाइम्स ज्यादा पे करके हो रहा है, वही कस्टमर्स और वही रशियन ऑयल एंड गैस। तो और फिर हम पर भी तो प्रेशर बार बार जयशंकर जी को पूछा जाता जहां भी जाए, आप क्यों रशियन ऑयल गैस ले रहे हो, वो बार बार वो आंसर दे रहे, आप हमसे ज्यादा परचेस कर रहे हो। तो ये जो पूरा एक्सपेक्टेशन है कि आपकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बाकी के नेशंस भी वो स्क्रिप्ट पकड़ के उसी के हिसाब से चले, आई थिंक भारत से उनको ये लर्निंग हुई कि अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करेंगे, हम क्यों, हमारे सिटीजन्स का क्या बेनिफिट है, हम वो देखेंगे। तो ये जो सॉवरेन रेटिंग एजेंसीज जो हैं, जो यूएस बेस्ड हैं मोस्टली, इनकी रेटिंग का क्या क्राइटेरियन है? जो यूएस की अगर इकोनॉमी को देखें और उसको आप उसी यार्डस्टिक से एनालाइज करें जिससे आप इंडिया की इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, तब तो उनकी रेटिंग बहुत नीचे होनी चाहिए, और वो हाईएस्ट सॉवरेन रेटिंग लेके बैठे रहते हैं, और इंडिया की सॉवरेन रेटिंग ये बढ़ाते नहीं है, जबकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो पिछले 10-20 साल में जो है वो 3-4 गुनी बढ़ गई, नंबर 5 पर आ गई वैसे, और पीपीपी में नंबर 3 पे चल रही है। जी जी। तो देखिए संजय जी, रेटिंग वाला एक पूरा बोगस कार्टेल चलता है, और इस कार्टेल में आप पाएंगे कि आपको ऊपर से दिखेगा कि मल्टी कंट्री पार्टिसिपेशन हो रहा है रेटिंग के लिए, लेकिन जब अगर आप तय पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि सपोज 5 एंटिटीज़ है, तो पांचों एंटिटीज़ ने थोड़ा थोड़ा फंड करके एक क्रेडिट रेटिंग एंटिटी बना दी। अब वही क्रेडिट रेटिंग एंटिटी यही 5 एंटिटी को रेट कर रही है, ठीक। पहला बाहर से आपको दिख रहा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बाहर से आपको ऐसे लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट एंटिटी, और लिखेंगे इंडिपेंडेंट एंटिटी, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करके, और ये बोगस जो पूरा मेथड है, ये 2008 के क्राइसिस में मासेस को पता लग गया, जब उनके 401k और सब साफ जब हो गए, जितने भी फंड्स थे, तब उन्हें समझ में आया कि कितना हॉलो है ये पूरा सिस्टम, जहाँ पे CDOs करके एक पूरा इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसका मतलब जितने भी बैड एसेट्स है उसको क्लब करके बंडल बना के एक थर्ड एंटिटी को बेचा जाता है, और फिर एक फोर्थ एंटिटी उस बंडल को अच्छा रेटिंग देती है, ठीक। और ये बिकते 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 आगे के लोगों के पास सब्सक्राइब हो के आगे बढ़ता है। 2008 के क्राइसिस में जब ये पूरा एक्सपोज हो चुका, उसके बाद उन्होंने CDOs का नाम चेंज करके CLOs कर दिया। वो हो वही रहा है, अभी भी वही हो रहा है। तो ये जब बबल बर्स्ट होगा क्राइसिस के साथ,
तो यही निकल के आना है कि ये पूरा रेटिंग का फंडा ही गड़बड़ है, फ्रॉड है। फ्रॉड है, प्योर फ्रॉड है, ये प्योर फ्रॉड है। हाँ। और ना सिर्फ ये, इनका पावर इतना है, मार्केटिंग का कैपेसिटी इतना है कि जैसे न्यूज़ में आपने हेडलाइन दे दी कि सो एंड सो ब्रांड इज, इसका रेटिंग ऐसा है, अच्छा है, या ये शेयर लेना चाहिए, ये स्टॉक अच्छा है, इसमें बूम आएगा। ये हेडलाइन आ जाने के बाद जो जिनको एग्जिट करना ऑलरेडी प्लान होता है वो प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। तो एक ये पूरा बोगस सा सिस्टम बन चुका है जहाँ पे बोगस एंटिटीज क्रिएट होती है और पब्लिक को इस तरह से चूना लगाने का एक पूरा कांड है। और ना सिर्फ ये बाकी की कंट्रीज की एंटिटीज को भी रेटिंग करने तक पहुँचते हैं, इनके भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स निकालते हैं और फिर इनका जियोपॉलिटिकल यूजेज होता है। सपोज मैं आपको अपना हंगर इंडेक्स के बारे में बता दूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके ये लोग रेटिंग लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक, तो हंगर इंडेक्स में पहले तो आप ये मुझे बताएं कि वेस्टर्न डाइट जो है, जो एक कोल्ड क्लाइमेट की होती है, उस क्राइटेरिया में आप इंडियन डाइट को कैसे आप मेजर करोगे? हाउ कैन यू पुट दैट क्राइटेरिया, राइट? हमारे तो यहाँ स्टेट वाइज, सिटी वाइज अलग डाइट चलती है, राइट? दूसरा, वेस्टर्न चिल्ड्रन का जो हाइट है, विच इज मोर अबाउट देयर डीएनए, अब वो हाइट को आप एशियन के साथ कंपेयर करके एशियन को बोलोगे कि नहीं, यू आर स्टंटेड और यू आर अनहेल्दी, राइट? तो अगर आप फेयर हो तो फिर तो आप बोलोगे कि वाइट स्किन वाले जो लोग हैं उनको मेलानिन, तो ये जो पूरा नरेटिव है जिसके पास मीडिया और इंफॉर्मेशन के आउटलेट्स हैं, वो पूरा जियोपॉलिटिकल एसेट बन के चलता है। आप जानते ही हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाला कितना चला, जबकि आप जानते थे कि वो पूरा सोशलिस्ट गवर्नेंस था। बिल्कुल, वो तो हमारा था भी नहीं, दैट वाज अ सोशलिस्ट गवर्नेंस। अच्छा, और कुछ जो आप जानते हैं कि एनआरआई कम्युनिटी में आप जानते हैं कि यहाँ से वहाँ गए तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। एक रिजर्वेशन का प्रॉब्लम उन्हें था कि मेरिट को यहाँ पे चांस नहीं मिल रहा है। दूसरा, कुछ लोग जो जेन्युइनली पुअर थे वो अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स के लिए गए, राइट? पर उसका दूसरा पहलू भी है कि जहाँ पे आपके पास रिजर्व करेंसी स्टेटस था तो आप उस प्रकार की सैलरी और लाइफस्टाइल दे पा रहे थे उन लोगों को, जिसको आपने एक्सप्लॉइट करके आप टैलेंट लेके गए, राइट? तो ये वाला पहलू कभी डिस्कस नहीं होता। तो अब ये वक्त आ चुका है जहाँ पे भारत टेक ऑफ की स्थिति में है, तो हमारे पेरेंट्स और हमारी जनरेशन को ये सोचना पड़ेगा कि संस्कारित तरीके से जो ग्रूमिंग हुई है मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की भारत में, ये वाले एसेट्स हम दूसरी कंट्रीज को क्यों देंगे? और अगर हम देंगे तो हम हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को देंगे, बाकी की कंट्रीज को क्यों देंगे? अच्छा चलिए ये बताइए, ये कतर वाले किस्सा का ये पटाक्षेप कैसे हो गया? देखिए, कतर वाला तो पहले दिन से ये बात क्लियर थी कि 2015 का हमारा एग्रीमेंट, कतर को भी अमेरिका नहीं भड़काया था क्या? वो तो है ही, दैट इज अ बेस, दैट्स अ मिलिट्री बेस एंड इंटेल बेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बात तो जग जाहिर है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने इसको ट्रिगर किया था और अमेरिका ने प्रेशर डाल के इसको करवाया गया, ठीक है भारत के खिलाफ थोड़ा लीवरेज लेते हैं, लेकिन वो तो चला नहीं। देखिए, इसमें संजय जी 2-3 चीज़ें थी। कतर को भारत से प्रॉब्लम होना तब शुरू हुआ जब दोहा में तालिबान के साथ टॉक्स शुरू हुई और उन्होंने पाया कि भारत जो है डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहा है अब तालिबान के साथ।
तो दोहा को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई तभी से, भारत से। दूसरा जो है कि क्योंकि आक्षेप ये लगा है कि भाई आप इजराइल की एजेंसीज को इंटेल ट्रांसफर कर रहे थे उस प्रोजेक्ट से, ठीक। तो इजराइल से तो प्रॉब्लम है ही उन्हें, और इजराइल वाला अभी हमास का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। तो एक तरह से पिन प्रिकिंग किया गया भारत का कि आपके पकड़े गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए, तो पाकिस्तानियों ने करके करवाया था, कहीं से प्रॉप अप किया गया है। और सपोर्ट ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यूएस का बेस है वो, मिलिट्री बेस और इंटेल बेस। तो पर ये बात क्लियर थी कि जिस प्रकार का डायस्पोरा है कतर में, इंडियन डायस्पोरा, और जिस प्रकार के रिलेशंस हमारे इजराइल के साथ है, आपको यू व्यूअर्स को जानना ये ज़रूरी है कि नेतन्याहू का क्लियर स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट आया? कि होटल्स में सूट पहन के जो हमास के बैठे हैं ना, उसको मोसाद निपटाएंगी। बिल्कुल। जब ये स्टेटमेंट आया उसके बाद कतर का जो बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हुआ है, राइट? नहीं, साथ में भारत ने भी तो अचानक पता लगा कि वो डिले होने लगा, शिपमेंट्स डिले होने लगा, वो जो फूड ग्रेन है वो पहुंचने में प्रॉब्लम होने लगी, बिल्कुल इसेंशियल्स ड्रग्स नहीं पहुंच रहे। भारत ने अपना जो गैस का जो सोर्सिंग था वो डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हुई, एक चीज़ नहीं हुई, बहुत सारी हुई। और दूसरा तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब खुद मिलते हैं किसी वर्ल्ड लीडर से, तो एक उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है इंटरनेशनल इवेंट्स में। क्योंकि एक बात आप समझें कि कोई एक कंट्री कभी अफोर्ड नहीं कर सकती बाकी सारे ग्रुप ऑफ नेशंस की जब एक डायरेक्शन ले चुके हैं। तो इंटरनेशनल इवेंट्स में प्रधानमंत्री जी का जो प्रेजेंस रहता है, आप जानते ही हैं कि किस प्रकार के जितने भी फोटोज निकल के आएंगे या जितनी भी मीडिया बाइट्स होंगी या उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको जितना इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, राइट? तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप एज अ लीडर जब ऐसे इवेंट में जाते हो तो जाहिर सी बात है कि भाई जिसको सबको ही मान रहा है, आप फिर अफोर्ड नहीं कर सकते उसका विरोध करने को। करेक्ट। तो ये प्रधानमंत्री जी ने आई थिंक 9 साल की उनकी तपस्या, फॉरेन विजिट्स की तपस्या ही कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उनका स्केड्यूल रहता है फॉरेन विजिट में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो तपस्या ही कह सकते हैं, बिकॉज फिजिकली भी कोई मैच नहीं कर सकता इस प्रकार का स्केड्यूल। तो आई थिंक उसका फल हमें मिल रहा है। तो एमिर के साथ बात होने के बाद MEA से जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट भी आया है, मुझे नहीं लगता कि किसी कंट्री का अब कैपेसिटी रहा है कि किसी भारतीय को लटका दिया जाए। ये आई थिंक इट इज़ टू मच कि कोई कर सकता है ये, और उसके बहुत भयानक फिर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ऐसी गलती हुई तो। मुझे नहीं लगता कतर करेगा। नहीं, तो सूचना आई है, वो तो कल सभी जगह चल रही थी, हमने उसके ऊपर वो भी किया। 2015 का एग्रीमेंट भी है, प्रिजनर स्वैप का एग्रीमेंट भी है। और क्योंकि 2 तारीख को जो बात हुई थी उसके बाद से कतर का बिहेवियर बदल गया है। अब तो उनको सबको जो है फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, क्लब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो जिम और स्पा भी दे रहे हैं। लेकिन ये भी समझना है कि अल थनी जो फैमिली है वो अदरवाइज पहले से लिबरल ही थे। दे वर कंपैरेटिवली लिबरल कंपेयर टू सऊदी अरेबिया एंड UAE। मतलब पिछले 20-30 साल की अगर बात करो तो दे आर नेचुरली लिबरल पीपल। तो ये जो भी जो आप बताते ही हो कि बाहर से इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कुछ मूव्स करवाते हैं, तो आई थिंक उसी में ये सब हुआ। बट आई थिंक थोड़ा तो ये अप डाउन चलता रहेगा जब तक भारत का जो पावर वाला स्टेटस जो है, जो मैं बताता हूँ कि 24 इलेक्शन का रिजल्ट, अब आप प्रधानमंत्री एक ऐसा पसंद करने जा रहे हो हु इज़ अ ग्लोबल लीडर। तो ग्लोबल लीडर का इलेक्शन है ये जो आ रहा है। जी, तो आज की चर्चा अब हम यहीं समाप्त करते हैं। जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत, हिंद। वंदे मातरम।